अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह का कंटेंट आप देख सकें। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया है और वो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए वेट कर रहे हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, किस तरह का मेडिकल होगा, कितने इंटरव्यू और कितने मेडिकल होंगे और किस-किस तरह के होंगे, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और मेडिकल में कौन-कौन से उनके टेस्ट किए जाएँगे। तो इस वीडियो के अंदर उनको वो तमाम डेटा, वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये पूरी वीडियो इसी कंटेंट पर बनी हुई है। तो सबसे पहले तो बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस उन स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट को पास कर चुके हैं, आपको बहुत मुबारक हो। और जो टेस्ट पास नहीं कर पाए, उनको उनके लिए ये एडवाइस है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट साल या उससे अगले साल ये टेस्ट दे सकते हैं। अभी आपको बहुत सारा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह कंप्यूटर को यूज़ करना है, किस तरह टेस्ट को देना है, कितना टाइम होगा, कैसे मैनेज करना है। तो ये बहुत सारा आपको आइडिया हो गया होगा, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपकी कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। ये नेक्स्ट ईयर काम आएगी या किसी और गवर्नमेंट टेस्ट के अंदर काम आएगी। तो चलते हैं और टाइम वेस्ट किए बगैर उस तरफ जिन स्टूडेंट्स ने पास कर लिया है, तो वो नेक्स्ट अब उनके साथ क्या होने वाला है, किस-किस प्रोसीजर से उनको गुज़रना होगा। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया है वो उन स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और जो स्टूडेंट्स उन्होंने रखने होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो निकाल देते हैं डिफरेंट प्रोसीजर के में जो है आगे जाके उनको निकाल देंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होना या बहुत ज़्यादा अपने फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में ये चीज़ नहीं बतानी कि मैं पास हो चुकी हूँ और मैं बस उन्होंने मुझे रख लिया है, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स सारा प्रोसीजर होने के बाद आपको लास्ट स्टेज पे वो निकाल देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होते हैं और आपकी जो वो है, आप इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, आगे डिफरेंट प्रोसीजर्स आएँगे जिनसे आपको गुज़रना है। तो सबसे पहले जो है, आप जब इनिशियल टेस्ट अपना एकेडमिक टेस्ट वगैरह क्लियर करते हैं, तो उस टेस्ट के बाद आपको लेटर रिसीव होता है विदिन मंथ और विदिन 2 मंथ, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लेते। 1 या 2 महीने के अंदर-अंदर आपको एक लेटर रिसीव होगा इंटरव्यू के लिए। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरव्यू के लिए जो उनके स्टेशन हैं या सेंटर हैं, वो 4 से 5 हैं, जिनमें वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ज़्यादा हर सेंटर में वो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते, जिनमें मोस्टली रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, क्वेटा, ये 4-5 सेंटर हैं जहाँ पर वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। बाकी मेडिकल के लिए जो है वो डिफरेंट सेंटर हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए 4-5 होते हैं, जिनमें वो अगर वो बच्चा इस एरिया का नहीं है तो उसको वहाँ पर ट्रैवल करके उन सेंटर्स में जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। तो व्यूअर्स, इंटरव्यू के लिए आपके पास जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उस रूम में आपको 8 से 9 ऑफ़िसर्स मिलते हैं। 8 से 9 ऑफ़िसर्स जो हैं वो आप उनमें साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो आपको जज कर रहे होते हैं, उनमें सीनियर ऑफ़िसर्स भी होते हैं जो प्रॉपर आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आगे वो भी बताने जा रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, तो आपने वीडियो को पॉज़ नहीं करना, रोकना नहीं, बैक नहीं करना, वीडियो को देखते रहना है। तो जो आपसे 3-4 किस्मों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपसे मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो ये इस टाइप के पूछते हैं कि आप किस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं। तो जो पर्सन जिस एरिया से बिलॉन्ग करता है उसको इंटरव्यू देने से पहले अपने एरिया की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे एरिया की फ़ेवरेट चीज़ कौन-सी है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसे सब पसंद करते हैं। हर एरिया की कोई मशहूर चीज़ होती है, तो उस चीज़ के बारे में भी वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। इसी तरह आप जिस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पे कितने निशान हैदर जो है वो लोगों को मिल चुके हैं, या फिर उस एरिया के से रिलेटेड फ़नी क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कोई फ़नी कुछ इस तरह कोई एक्टर्स वगैरह से रिलेटेड कि आपके एरिया में ये एक्टर या ये क्रिकेटर या कुछ इस तरह से भी हो सकता है, या वहाँ उस एरिया में जो आर्मी पर्सन हैं जो शहीद हो चुके हैं उनके बारे में, या जो मतलब अभी हैं जिनका बहुत नाम हो, इस तरह से उनके बारे में पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं आप गुजरात से हैं, तो आपसे पूछा जाएगा गुजरात में कितने लोग जो हैं उनको निशान-ए-हैदर मिल चुका है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना, आपको अपने एरिया से रिलेटेड मोस्टली इस तरह के जो आपको जो फ़ेवरेट चीज़ हो, जिसका बहुत नाम हो, ऑल ओवर उसको जाना जाता हो, जैसे कराची में बिरयानी है या इस तरह से।
या फिर उस एरिया में आर्मिड पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर कुछ ऐसे जैसे आपसे गुजरात एरिया तो आपसे पूछा जाए कि आप मौला जेठ को जानती हैं। इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं फ़िल्मों में आते हैं, ड्रामाज़ में आते हैं, तो उनसे रिलेटेड या कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस, फ़नी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उसमें। इसके अलावा आपसे एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एकेडमिक तो आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशंस हुई होती हैं, लेकिन आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। एकेडमिक में मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो बायो से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये आपकी फ़ील्ड है आगे। तो बायो से रिलेटेड आपने गो थ्रू ज़रूर करना है। इसमें जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने इंटर में जो पढ़ा था बायो से रिलेटेड, उसमें जो फ़ेवरेट टॉपिक आपका हो, तो वो फ़ेवरेट टॉपिक में आगे आपसे पूछेंगे कि आपने मतलब एक्सप्लेन करें, ये क्यों फ़ेवरेट है आपका? ऐसा क्या है इसमें कि आपको ये टॉपिक फ़ेवरेट लगा या मतलब बहुत अच्छा लगा? इसके अलावा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड वही जो आप पढ़ते रहे हैं कोर्सेज़ में। तो ये जो एकेडमिक है, इसमें आपने मोस्टली जो याद करने हैं क्वेश्चंस, वो बायो के करने हैं। बायो के ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके अलावा फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, कि आप क्यों फोर्सेस में आना चाहते हैं? आपको क्यों ये पसंद है? और आजकल जो है वैसे भी आप देखेंगे कि जो है आर्मी वगैरह या इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव वे में रह के फ़ौज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आपने बिल्कुल पॉजिटिवली उसका आंसर करना है। फ़ौज के अगेंस्ट नहीं, किसी भी आर्मी मतलब फ़ोर्सेस के अगेंस्ट आपने कोई बात नहीं करनी। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए, तो आपने बहुत ही काम वे में, बहुत ही कूल वे में उसका पॉजिटिव आंसर करना है। तो फ़ोर्सेस से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आप इस फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आप क्यों जाना चाह रहे हैं? क्या पर्पज़ है पीछे, मोटिव क्या है आपका? इस तरह से। उसके अलावा पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपको क्या पसंद है खाने में, फ़लाँ इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं ना, वो आपसे पूछे जाएँगे। तो आपने प्रॉपर खुद को प्रिपेयर करके जाना है कि मुझे क्या आंसर करना है। तो वो जैसे आप अगर टेस्ट पास कर लिया, तो आपको आइडिया होगा, आप पर्सनैलिटी टेस्ट दे के आ चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि आपसे पर्सनैलिटी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, और वो घुमा फिरा कर दोबारा उसी बात पर आएँगे। अगर आपने पीछे झूठ बोला होगा अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो आगे जाके आपको फँसना पड़ेगा। तो आपने इसी तरह के आंसर करने हैं जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड हों, बट पॉज़िटिव वे में, नेगेटिव वे में कोई भी आंसर नहीं करना। आपने कहना है कि मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है, मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे डिफरेंट एनवायरनमेंट में काम करना अच्छा लगता है, मुझे कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट करना अच्छा लगता है। मतलब इस तरह से जो आपने पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पॉज़िटिव वे में पता चले कि आप एक पॉज़िटिव इंसान। और मज़ीद आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ये पता होना चाहिए कि आपका फ़ेवरेट सॉन्ग कौन-सा है, आपका फ़ेवरेट ड्रामा, मूवी कौन-सा है, कौन-सी है, आपकी फ़ेवरेट मौलवी कौन-सा है, या आर्मी से रिलेटेड फ़ेवरेट या कुछ इस तरह से। तो आप जो है प्रिपरेशन करके जाएँ अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो हर इंसान को पता होना चाहिए। तो आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड पॉज़िटिव वे में हर आंसर आना चाहिए। तो व्यूवर्स, मैंने आपको इंटरव्यू के बारे में डिटेल गाइडलाइन दे दी है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था 7 से 8 या 8 से 9 ऑफ़िसर्स होते हैं, जो आपका उनका जो ग्रुप होता है वो आपका टेस्ट लेता है, जिनमें एक जो है वो प्रेसिडेंट होता है, बाकी जो 6-7 हैं वो ऑफ़िसर्स होते हैं। उनमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपको जज कर रहा होता है प्रॉपर, आपके बैठने का तरीका, आपका एंटर होने का तरीका, हाथ रखने का तरीका, और वो सब कुछ आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज कर रहा होता है। और बाकी जो प्रेसिडेंट होता है एक, वो जो है मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल नॉलेज और आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछता है। और बाकी जो 6-7 ऑफिसर्स हैं वो एकेडमिक से रिलेटेड, फोर्सेस से रिलेटेड और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते हैं। और बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्यूरिंग इंटरव्यू, वो आपका आई कांटेक्ट और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप किस कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। और जो ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या आपका उनके साथ आई कांटेक्ट है, या आप इधर-उधर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, या किसी और ऑफिसर को देख रहे हैं, तो आपने जिसने क्वेश्चन पूछा है, आपने उसी के साथ आई कांटेक्ट करना है और उसी को आंसर करना है। और ध्यान रहे हर सवाल का कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो आप मतलब कह सकते हैं कि मुझे एकेडमिक अगर कोई क्वेश्चन था बायो से रिलेटेड, तो आप कह सकते हैं कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, कुछ इस तरह से आके झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है।
और इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 50% आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा कि आप किस तरह से आंसर कर रहे हैं, आपके हाथ तो नहीं काँप रहे हो और इस तरह की चीज़ें। आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, वो भी हमारे तरह के इंसान होते हैं जो हमसे पूछ रहे होते हैं। तो बिल्कुल भी वो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएँ। जब इन एक दफ़ा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया तो बीच में फ़नी क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन रहे। तो इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे दी है कि जनरल नॉलेज में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एकेडमिक में किस तरह के और फोर्सेस से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे, और इसके अलावा जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपने याद रखना है, आप जिस एरिया से हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने आप के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, वो किस टाइप के आप फ्रेंड्स बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये हो गया आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू जिस दिन आपका कंडक्ट होगा उसी दिन आपको मेडिकल की डेट जो है वो दे देते हैं, जो कि 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर वो मेडिकल होता है। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जैसे मैंने इंटरव्यू का बताया था, उसमें 4 से 5 सेंटर हैं जहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होता है। लेकिन जब वो आपको डेट देंगे तो आपसे साथ ये भी पूछेंगे कि आप किस सेंटर में मेडिकल कंडक्ट करवाना चाहते हैं। तो मेडिकल जो है वो ऑलमोस्ट हर सेंटर से हो जाता है। जितने भी पाकिस्तान में सेंटर है ना, सबसे वो मेडिकल जो है वो मेडिकल हो जाएगा। तो आपको जो भी अपना सेंटर नज़दीक लगता है अपने एरिया के, अपने घर के, तो आप उस सेंटर में अपना मेडिकल कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने खुद अपना सेंटर चूज़ करना है। होता है इस मेडिकल में, बेसिकली क्या होता है इस मेडिकल में 13 14 मोस्टली 13 स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्होंने आपको चेक करना होता है। जैसे जैसे वो चेक करते जाते हैं वो अपनी फ़िटनेस की स्टैंप आपके उसके ऊपर लगाते जाते हैं कि आप इस चीज़ में फ़िटनेस आपकी है, सेकंड में भी आपकी है। इस तरह से हर चीज़ की स्टैंप लगवाना ज़रूरी होता है। मेडिकल जो 13 स्पेशलिस्ट होते हैं उनमें आई स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सर्जन होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। उसके अलावा मेडिकल स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट एटसेट्रा, मतलब इस तरह से 13 स्पेशलिस्ट होंगे। जो आपका ब्लड ग्रुप क्या है, चेस्ट का टेस्ट होता है, एक्स-रेज़ होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, आपकी मतलब आई साइट चेक होती है, आपके पाँव फ्लैट तो नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट पाँव जिनके होते हैं उनको रिकमेंड नहीं करते, नहीं रखते। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, आईसाइट चेक होती है, और बाकी भी जितने मेडिकल से रिलेटेड जो हैं वो टेस्ट होते हैं वो सारे उस दिन आपके टेस्ट होते हैं। कंप्लीट आपका मेडिकल चेकअप होता है और वो हर जो स्पेशलिस्ट है वो चेक करने के बाद अपनी स्टैंप लगाता जाता है और नेक्स्ट स्पेशलिस्ट के पास आपको भेजा जाता है। जैसे ही मतलब आपका वो 13 स्पेशलिस्ट के पास वो हो जाता है, आपकी फ़िटनेस की स्टैंप लगती जाती है, आपने वो देन वो जो आपको सबमिट करवाना होता है कैंडिडेट ऑफ़िस में। अपनी वो स्टैंप जो है आई थिंक रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म में जिस पर भी लगती है वो आपने कैंडिडेट ऑफ़िस में उधर ही सबमिट करवानी होती है और वहाँ से अपना मेडिकल फ़िटनेस का सर्टिफ़िकेट लेना होता है। ये उस केस में अगर आप ये तमाम जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आप इन सब में फ़िट हैं, आपकी आईसाइट ठीक है, आपके जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट ने चेक किया, उसने अगर फ़िटनेस का कह दिया, सब कुछ आपका जो है फ़िट है, तो आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट, फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट दे दिया जाता है जो आप अपने पास रखते हैं। उसके बाद जो है इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर इशू आ रहा है आपको, तो आपको मेडिकली अनफिट कह के वापस भेज देंगे। जैसे कि आपकी अगर हाइट छोटी है, जितनी हाइट उन्होंने रखी हुई है उस क्राइटेरिया से अगर आपकी छोटी आ रही है तो आपको वो नहीं रखेंगे, उसी टाइम आपको वो वापस भेज देंगे। इसके अलावा कोई कोऑपरेट इसमें नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पाँव फ्लैट हैं बिल्कुल, तो उसमें भी आप कोई वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, वापस भेज देंगे। पाँव जो हैं वो फ्लैट नहीं होने चाहिए, उनमें एक हल्का-सा कर्व होना चाहिए नीचे वाली साइड से। उसके अलावा बाकी जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि अगर आपके कानों में कोई इश्यू आ रहा है तो वो आपको भेजेंगे कि क्लीनिंग इसकी सफाई करवा के आएँ। इसी तरह अगर आपका वेट जो है वो कम है तो आपको बोलेंगे कि इस डेट तक आपका वेट गेन होना चाहिए वरना हम नहीं रखेंगे, तो आपको वेट गेन करना होता है। अगर वेट लूज़ का बोलें तो भी आपने उस टाइम तक अपना वेट लूज़ करके आना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो आपको रिलैक्सेशन देते हैं, टाइम तक आपने वो चीज़ करनी होती है या नहीं करनी होती। तो बाकी जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, अगर कोई मेजर इशू आ रहा है, अगर आपकी जो है वो कलाई के ऊपर कट आ रहा है, कुछ इस तरह का सीन है, तो वो आपको प्रॉपर चेकअप करेंगे कि आपने कहीं मतलब पास में कहीं खुदकुशी करने की कोशिश तो नहीं की, कुछ ऐसा तो नहीं किया। अगर ऐसा हो तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो जो है उसके गो थ्रू करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं
जिनमें वो रिलैक्सेशन देते हैं कि इस डेट तक आपकी ये ठीक होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम नहीं रखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, आई साइट होगी, आई थिंक आई साइट में भी, और अगर आपके एल्बो का कोई इश्यू आ रहा है, आपकी हाइट का इश्यू आ रहा है, आपके पाँव फ्लैट हैं, तो इनमें वो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे, कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, वो आपको वापस भेज देंगे। इसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अगर आपको कोई इश्यू है तो आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे वो इसमें निकाल सकते हैं या जो भी है। आपने बिल्कुल भी डिसहार्ड नहीं होना कि मैंने टेस्ट क्लियर किया था और मैं मेडिकल में आके जो है वो मतलब एक स्टेप आगे आकर मैं पीछे आ गई हूँ। बिल्कुल भी डिसहार्ड नहीं होना, क्योंकि ये लाइफ़ में ये चीज़ें चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो आपने बस ये कोशिश करनी है कि आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकें। अगर आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे तो लाइफ में ऐसे कोई भी इवेंट आएगा तो आपको खुद को थकाना नहीं पड़ेगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा, बस आपने परेशान नहीं होना। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मे बी आप इससे बेटर जॉब जो है वो मिल जाए। ये बहुत अच्छी जॉब है, एएफएनएस की बहुत अच्छी जॉब है गर्ल्स के लिए। बट स्टिल इसमें बहुत सारे, जैसे कि आपको नाइट शिफ्ट लगती हैं, बहुत सारे लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो नाइट में उनके लिए काम करना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में वो लड़कियाँ जो जिनके लिए मुश्किल होता है वो बहुत टफ़ टाइम उनको मिलता है। सारी-सारी रात जागना, आपको टेक केयर करना पेशेंट की, और इस तरह से, और बहुत सारे लड़कियाँ जो हैं वो ट्रेनिंग के दौरान जो हैं वो कोशिश करती हैं कि हम यहाँ से भाग जाएँ, उनको उनसे ट्रेनिंग नहीं हो रही होती, बहुत टफ़ टाइम उनको मिलता है। तो इसी तरह कुछ हैं जो बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँच के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो जितना इस जॉब को हासिल करना मुश्किल है, उतना ही इस जॉब को छोड़ना भी मुश्किल है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट इसके ड्रॉबैक्स इन द सेंस कि आप से मैनेज करना चीज़ों को मुश्किल हो जाता है। नाइट शिफ्ट लगती हैं आपकी द 15-15 दिन, तो आपको 15 दिनों के लिए लगातार रातों को जागना और वो चीज़ें होती हैं। तो बस मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि हम तभी इस फ़ील्ड में जाएँ अगर हम खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप खुद को नहीं कर सकते तो आप इस फ़ील्ड में अभी से ना जाएँ। तो मेन ये बात है कि आपने, अगर आपको मेडिकल में कोई इश्यू आता है और आपको रिकमेंड नहीं करते तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। ये सिर्फ़ एक जॉब थी, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट जॉब हैं जो आपको इससे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ़र करेंगे, इससे ज़्यादा आपको जो है वो देंगे, सहूलियत देंगे, तो आपने खुद को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। अगर मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आज से कुछ साल पहले मैंने पीएएफ का टेस्ट दिया था, पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट दिया था, और मेरा इनिशियल टेस्ट क्लियर था, मेडिकल क्लियर था, इंटरव्यू सब क्लियर था। मेरे मार्कशीट के ऊपर वो पास की स्टैंप्स लगी हुई हैं, बट स्टिल मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो मैं डिसहार्ट हुई थी क्योंकि वो थोड़ी अर्ली एज थी मेरी, तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुई थी कि मुझे वो आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, सब कुछ क्लियर करने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम ना आना। तो वो चीज़ थोड़ा करी थी कन्फ्यूज़, और वो काफ़ी ज़्यादा उसने मुझे परेशान किया। बट वो इवेंट मेरे लिए ऐसा था कि मैंने उससे खुद को मजबूत किया कि लाइफ में ऐसे इवेंट भी आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उससे उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आप किसी टाइम पे नाकामी हो सकती है, और वो नाकामी इसलिए होती है ताकि आप कल को बेहतर पोस्ट पर हो सकें। तो अगर ये आपको, आप इसको नहीं भी क्लियर कर पाते तो इट्स ओके। नेक्स्ट आपके लिए इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला मज़ीद रास्ते खोलेंगे, मज़ीद आप बेहतर जगह पर जाएँगे। तो बिल्कुल भी डिसहार्ड नहीं होना। स्पेशली मतलब बेशक आप लास्ट स्टेज पर जाके आपका नाम नहीं आ रहा, तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना, इट्स ओके। कुछ ना कुछ अल्लाह ने आपके लिए बेहतर सोचा होगा। तो अगर आप मेडिकली फ़िट होते हैं, तो उसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर मेडिकल आप जो है वो रिसीव करेंगे फाइनल कॉल विदिन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर-अंदर आपको फाइनल कॉल लेटर आएगा कि फाइनली आपको हमने रख लिया है। उसके बाद आपको वो नहीं निकाल सकते। एक दफ़ा आप इस फ़ील्ड में चले गए, तो यहाँ से आपके लिए भागना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ़ोर्सेस वाले आपको इतनी जल्दी से भागने नहीं दे सकते, आप छोड़ नहीं सकते इस जॉब को। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि अगर मैं सब में रिकमेंड हो रही हूँ, मैं पास हो रही हूँ, तो मेडिकल इंटरव्यू सब में, तो मुझे जो है मैं इस जॉब को छोड़ नहीं सकती। मैंने खुद को मजबूत करना है, मैंने ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, सब कुछ जो है वो मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। आपके सीनियर्स होते हैं, आपकी रैगिंग वगैरह सब कुछ चलता है इसमें, तो आपने वो मेंटली खुद को तैयार करके वहाँ पे जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है बार-बार कि वो कितनी लड़कियाँ रखते हैं? ये वेरी करता है हर ईयर, जितने उनको स्टाफ चाहिए होता है वो उसी हिसाब से हायर करते हैं, लेकिन मोस्टली एवरेज जो है वो 300 से लेकर 500 तक जो है वो लड़कियां रखते हैं हर साल।
किसी साल में 300 होंगे, किसी में 350, किसी में 400, 450, 500। तो इस साल आई गेस मुझे इसका इस फील्ड से रिलेटेड काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं उस एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर कर रही हूँ कि 350 से 400 के दरमियान जो है वो हो सकता है कि वो इतनी गर्ल्स को जो है वो इस साल रखेंगे। तो अब आप खुद सोचें कि डेली बेस पर टेस्ट हो रहे हैं और लोग बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमारे जो है हमने पास किया है। अब मेबी उन्होंने रखनी है 400 लड़कियाँ रखनी हैं, लेकिन जो इनिशियल टेस्ट पास किया था वो मेबी 4000 लड़कियाँ पास करें, ठीक है? उसमें से अब उन्होंने मेडिकल इंटरव्यू के बाद मेबी 1000 कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 लड़कियों का मेडिकल इंटरव्यू सब क्लियर हो गया। उसके बाद अब फाइनल कॉल में उन्होंने 400 लड़कियाँ रखनी है, तो वो उसमें देखेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी वाइज़ भी अच्छी है, इसका एकेडमिक में भी अच्छी है, इंटरव्यू में भी बहुत कॉन्फिडेंस इसने शो किया था और वो सारी चीज़ों को मिला के फिर देखेंगे कि इन 1000 में से हमने कौन-सी 400 लड़कियाँ रखनी हैं। तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करें कि अगर मैंने टेस्ट क्लियर कर भी लिया है, तो फिर भी मेरे चांसेस हैं 50-50 चांसेस हैं, मैं हो भी सकती हूँ रिकमेंड, मैं नहीं भी हो सकती। तो अभी से आप खुद को ये ना अज़्यूम करें कि मैं बस सब कुछ हो गया, टेस्ट क्लियर हो गया तो मैं रिकमेंड हो गई, ऐसा नहीं होता। लोग लास्ट स्टेज पे मेरिट लिस्ट में नहीं आता उनका नाम। तो आपने माइंड में रखना है कि 1000 1500 2000 लड़कियों में से फाइनल कॉल लेटर आनी है 300-400 लड़कियों को, तो उनमें मेरा नाम होगा या नहीं होगा। तो अगर होगा तो इसका मतलब है अल्लाह ताला चाहते थे कि आप इस पोज़ीशन पर आएँ। अगर नहीं है तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप इससे मज़ीद बेहतर पोज़ीशन की तरफ जाएँ। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को जिनके भी टेस्ट होने हैं एकेडमिक वाले। मैंने एकेडमिक के ऊपर भी वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके बाद वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर भी हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर वो भी देख सकते हैं। तो आप पिछली वीडियोस भी देखें। मज़ीद मैं इस बारे में एफएनएस के बारे में मज़ीद वीडियोस भी अपलोड करूँगी, तो वो भी आप आगे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और मज़ीद वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। मैं तो तहे दिल से यही चाहती हूँ कि सबका टेस्ट क्लियर हो और सबको वो रिकमेंड करे रखें। बट ये है कि उन्होंने 300-400 लड़कियों को रखना है, तो उस हिसाब से होगा। तो फिर भी मेरी तरफ से सबको जो मेरा चैनल देख रहा है, इस वीडियो को एंड तक देख रहा है, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। बहुत-बहुत जो है मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और मैं मज़ीद वीडियोज़ इस बारे में अपलोड करूँगी।